Assalamu alaikum dear student. I am Ms. Fahmida Kamal. We are going to start our online English classes for class 7. I hope you all are fine and I wish may Allah protect you from this pandemic. Dear student, we will start with our book introduction, that is for class 7, New Oxford Modern English. You can see there are some contents of this book. There are 10 poems and 12 lessons. So the total units of this book is 22 units. 50% syllabus include in your first term, 50% syllabus include in your second term, and in third term we revise the 100% syllabus through our RTs, that is revision test. रिवीजन टेस्ट में हम आपको जितना आपका 100% सिलेबस आपको पढ़ाया होता है उसको हम रिवाइज करते हैं. ओके, माय फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द पेपर पैटर्न. दिस इज एक्चुअली योर पेपर पैटर्न, हाउ योर पेपर फॉर क्लास 7 इज डिज़ाइंड. हमारा पेपर पैटर्न जो है वो एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड होता है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकेंड पार्ट इज सब्जेक्टिव टाइप. इस तरह से ये आपके पेपर्स होते हैं. पहले पेपर आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाता है जो 45 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना होता है. इस पे 30 MCQs दिए होते हैं. दीज MCQs आर नॉट आउट ऑफ सिलेबस. ये आपके जो आपके लिए यूनिक इंग्लिश नोट्स फॉर क्लास 7 डिज़ाइन किए गए हैं, इन्हीं में से यहाँ पर आप देख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट लेसन इज़ एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल. देयर आर सम MCQs. इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है लाइट इन द नाइट, इसके MCQs हैं. यही MCQs आपके पेपर में दिए जाते हैं. स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हाँ आपको इसके कीज़ हमने नहीं दिए. जो राइट आंसर है वो ऑलरेडी आपके नोट्स पे बोल्ड किया गया है, आप उसको देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द पोएम एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल इज़ रिटन बाय. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑग्डन नैश, जो कि बोल्ड है. आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, 30 MCQs का मतलब है 1 MCQs कैरी 1 मार्क्स. सो 30 MCQs 1 × 30 इज इक्वल टू 30 मार्क्स. तो 30 मार्क्स आपके पेपर में सबसे पहले आपके सब्जेक्टिव पेपर में ही चले जाते हैं. नाउ कम टू द सब्जेक्टिव टाइप. सब्जेक्टिव टाइप में 70 मार्क्स जो हैं वो आपके होते हैं. 30 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए और 70 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के लिए. ऑब्जेक्टिव MCQs पे डिपेंड करता है. नाउ सब्जेक्टिव, इसमें आपके इंग्लिश A और B ये दोनों ही आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आते हैं. स्टूडेंट्स, आपको दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश A और B का अलग अलग पेपर नहीं आता, आप एक ही पेपर तैयार करते हो. सब्जेक्टिव टाइप में जो हमारा क्वेश्चन नंबर, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 लेते हो. क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आपके सब्जेक्टिव पेपर में इस तरह से मेंशन किया गया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने MCQs अटेम्प्ट किए हैं उसके बाद आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको दे दिया जाएगा इस तरह से. सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा. दूसरे क्वेश्चन में देयर आर द शॉर्ट क्वेश्चन, जिन्हें हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं. यानी ये आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर सकते हैं. आपके लेसन्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह से. हर लेसन के एंड पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं. इन्हीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. ये टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने होते हैं. 5 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप अटैम्प्ट करते हो उसके 2 मार्क्स हैं. तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10. तो पहले क्वेश्चन में अगर आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन अब आप कर रहे हो, आप 5 अटैम्प्ट करोगे तो वो 2 मार्क्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करके 10 मार्क्स का बनेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ वर्ड सेंटेंस. वर्ड सेंटेंसेस भी आपके ही ये इंग्लिश नोट्स में डिज़ाइन किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका लेसन नंबर 2 है लाइट इन द नाइट, इसके एंड पे ये वर्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं. एनफोर्स, एजिलिटी, ड्रिफ्ट, फेस्टिव, वेक.
ये इसी तरह से पूरे सब लेसन्स में आपके साथ साथ ये वर्ड सेंटेंसेस चलते हैं। इन वर्ड सेंटेंसेस में भी आपको 8 पेपर में 8 वर्ड सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, जिनमें से 5 करने होते हैं। तो 1 वर्ड सेंटेंस जो आप एक वर्ड का सेंटेंस बनाओगे, इट कैरीज 1 मार्क। तो 1 × 5 = 10। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ कम्स टू द समरी। अब ये समझ लें कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जिस तरह आप साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में करते हो, इसी तरह इंग्लिश में आपके लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले बनना शुरू हो जाते हैं। समरी, व्हाट इज समरी? एज यू हैव योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट इन योर 6th क्लास दैट व्हेन यू रीड द पोएम, तो उसके बाद आप समरी इसकी लर्न करते थे। जैसे हमारे इस बुक में एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल इज़ द फर्स्ट यूनिट दैट इज़ अ पोएम। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम इसकी रीडिंग करने के बाद इसकी समरी याद करेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर आर 10 पोएम्स इन दिस बुक। तो इन 10 पोएम्स में से जो आपको फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस में जितनी पोएम्स होंगी उनकी समरीज आप याद करेंगे, लेकिन पेपर में एक समरी आएगी। सो 1 समरी कैरी 10 मार्क्स, सो 1 × 10 = 10 मार्क्स। The next question, question number 5 is story। ये आपके इंग्लिश बी का पोर्शन यहाँ पे आपके नोट्स में स्टार्ट होता है फ्रॉम योर पेज नंबर, ये ग्रामर है, पेज नंबर 57 से आपका ग्रामर का पोर्शन यानी आपका इंग्लिश बी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टोरीज़ ही आपकी पोर्शन है, जिसमें से आपकी यहाँ पर 6 स्टोरीज़ दी गई हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में डिवीजन के अकॉर्डिंग इसमें पहली 3 समरी स्टोरीज़ हैं, तो आपके पेपर में एक स्टोरी इनमें से आएगी और उसके 10 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लेटर और एप्लीकेशन आते हैं। इसी तरह इन स्टोरीज़ के बाद यहाँ पर एसेस और एसेस के बाद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के बाद लेटर्स हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आप खुद से चॉइस नहीं करते हो कि आप सोचो कि मैं लेटर कर लेता हूँ, एप्लीकेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन कौन सा पेपर में आएगा ये एग्जामिनर की चॉइस है। स्टूडेंट्स आपको ये दोनों ही याद करने पड़ेंगे, लेटर्स भी याद करना पड़ेंगे और एप्लीकेशंस भी। तो इनमें से फॉर एग्जांपल पेपर में लेटर ही आया है, एप्लीकेशन आई ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर में शुरू से ही मेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडीज़। तो यहाँ पर आपने सिर्फ लेटर ही लिखना है, वो एप्लीकेशन जो आपने याद की थी वो आपके एग्जामिनर की चॉइस पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर इसके भी 10 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे। ऐसे आपके पास 2 आते हैं, लाइक आपके पास एक चॉइस भी आपको दे दी जाती है कि जिसमें से 2 ऐसेज आपको दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है माय फेवरेट बुक एंड द सेकेंड वन इज़ अ पिकनिक ऑन द रिवर साइड। इन दोनों ऐसेज में से आपने कोई से एक को अटैम्प्ट करना है और उसके भी 10 मार्क्स कैरी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 8 है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स? आप एक पैसेज पढ़ते हो, उस पैसेज को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद उसके बिलो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आपने इसी पैसेज में फाइंड करना होता है, उसे कॉम्प्रीहेंड करना होता है और इनके रेलिवेंट आंसर्स जो हैं जो आप यहाँ पर लिखते हो, इन दिए हुए क्वेश्चंस के रेलिवेंट आंसर्स को इनमें से फाइंड करने के बाद आप फिर अपने पेपर पे लिखते हो। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का मतलब है कि अगर आप 5 क्वेश्चंस को जो नीचे इसके पैसेज के दिए गए हैं उन्हें अटैम्प्ट करोगे तो ये भी 2 × 5 = 10, यानी इसके भी 10 मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन के। कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स, एक चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जिस टाइम कॉम्प्रीहेंशन आती है आप डोंट थिंक कि ये नोट्स में तो कहीं है नहीं, क्योंकि आपके पेपर में क्रिएटिविटी भी आपकी तरफ से इन्वॉल्व होती है। तो आप जो क्रिएटिवली आपकी जो एक पावर है, आप जो एक राइटिंग आपकी है, उससे आप इसको अंडरस्टैंड करते हो और अपने से इसके आंसर जो हैं उन्हें इन्फर करके तो राइट डाउन करते हो पेपर में। द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आती है ट्रांसलेट द उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आप इंग्लिश में उनको राइट डाउन करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टेंसेस या 3 टेंसेस आपके सिलेबस में हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपके सेंटेंसेस बनकर आएंगे, यानी जुमले जो हैं उर्दू में उसी से रिलेटेड बनकर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन सब को टोटल करें सो 5
एंड 5 इज इक्वल टू 70, यानी टोटल आपके 70 मार्क्स बन जाएंगे पेपर पैटर्न में। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये भी आपके लेसन से आएंगे, वर्ड सेंटेंसेस ये भी आपके लेसन से आएंगे, समरीज आपकी पोएम से रिलेटेड होंगी जो आपके सिलेबस में दी गई होंगी, स्टोरीज आपके इंग्लिश बी के पोर्शन से आती हैं, लेटर एप्लीकेशन इनमें चॉइस जो है वो एग्जामिनर के पार्ट पे होती है। एग्जामिनर जो है वो अपनी चॉइस से कोई सा भी पेपर में क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट वन इज ऐसे। ऐसे में 2 ऐसेज आपको दिए जाते हैं जिनमें से आपने कोई सा एक अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉम्प्रीहेंशन, ये कम्प्लीटली अनसीन होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ये एक आपकी क्रिएटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिया जाता है। द लास्ट वन इज़ द ट्रांसलेशन। देयर आर 8 सेंटेंसेस, 8 उर्दू के जुमले दिए जाते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। एक सेंटेंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो उसका 1 मार्क होता है। और राइट ऑप्शन इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने वर्ब की गलती ना करें तो भी मार्क्स की जो है डिडक्शन नहीं होती। वर्ब की गलती अगर होगी तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत कंसीडर होगा। तो 1 × 5 इज इक्वल टू 5 मार्क्स। सो दिस इज अब यू होल्ड योर पेपर पैटर्न। अब इसके बाद आपको इससे ज़्यादा क्लियरली ये मैंने इसके कुछ आपको दिखा दिए हैं पैटर्न भी कि इस किस्म से आपके पेपर आपके पास आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, after explaining the paper pattern, now we are moving to our first lesson, that is Adventure of Isabel. Adventure of Isabel is a poem. इस poem में the major theme of the poem is adventure and imagination. Imagination है सारी की सारी। This poem is written by Ogden Nash. Its poet's name is Ogden Nash. बेटा this is very important when you are learning a summary of a poem. आपको poem के उस पोइट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बाकायदा नंबर होते हैं। जब आप समरी में पोइट का नाम लिखते हो तो आपको उसके साथ में उसका मतलब पोइट के नाम भी लिखना ज़रूरी होता है समरी में। सो एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल इज़ रिटन बाय ऑग्डन नैश। आपको मैं छोटा सा इसका ब्रीफ अकाउंट दे देती हूँ अबाउट ऑग्डन नैश। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट और एंड ही इज़ वेरी नॉन फॉर हिज कॉमिक वर्सेस, लाइट मैनर में लिखता है थोड़ा। और दिस पोएम एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल इज़ एक्चुअली अ डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी होती क्या है, इसमें ये होता है कि व्हेन सम थिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड, सम थिंग्स आर शॉकिंग, लेकिन आप उसमें से भी कुछ अम्यूज़मेंट ढूंढ लेते हो, उसको डार्क कॉमेडी कहते हैं। हियर सम थिंग्स विच आर नॉट नेचुरल, जैसे आप उसको जब सुनोगे, आप पढ़ोगे तो आप लगेगा ऐसा सच में हो सकता है, ऐसा सच में नहीं हो सकता। तो ये इमेजिनेशन है यहाँ पर। दिस इज़ अबाउट द एडवेंचर्स जो मुख्तलिफ उसके एक इज़ाबेल द गर्ल हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज़ एक्चुअली इन द टेक्स्ट इज़, पहले मैं आपके लिए ये टेक्स्ट रीड करूँगी सो यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। और आप जब समरी पढ़ोगे और जिस टाइम आप इसकी MCQs को पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट वन हम यहाँ से इसका स्टार्ट लेते हैं इसके टेक्स्ट से। आई होप व्हेन यू अटेंड दिस वीडियो लेक्चर यू हैव योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक्स को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद द MCQs एंड द समरी बिकम ईजियर फॉर यू। Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry. The bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do, Isabel? Now I will eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She washed her hands and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the bear up. Now I explain this text. अब होता क्या है कि यहाँ पर हमारी जो इज़ाबेल है शी इज़ वेरी ब्रेव। वो किससे मिलती है सबसे पहले? एक enormous bear. Enormous means very big. जैसे आई हैव राइट डाउन ओवर द बोर्ड, एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा सा बियर उससे मिलता है और उसको देखकर इज़ाबेल डिडंट केयर। केयर मीन्स हियर परेशान होना, वरिड होना, कि वो उसको देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। इज़ाबेल द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रिवेनस। बियर वॉज हंग्री मीन्स कि वो बहुत भूखा था और वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी। द बियर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कवर्नस। उसका मुंह जो था वो बड़ा सा गार की तरह, जैसे जब वो खुला तो बिल्कुल गार की तरह उसका मुंह खुल गया और अंदर से डार्क और बड़ा सा लग रहा था। द बियर सेड इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू, कि मतलब मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इस तरह की बात पे इज़ाबेल को परेशान हो जाना चाहिए था, लेकिन ना तो वो चीखी ना चिल्लाई। स्करी, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्करी मीन्स कि स्टेप बैक, पीछे हटना, घबराना, ठीक है। तो ना ही वो इस सब चीज़ों पे घबराई। इनफैक्ट उसने क्या किया, शी वॉश्ड हर हैंड्स, मतलब कि उसने इसको बहुत ईजी लिया और शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बियर अप। एट द बियर अप मीन्स कि उसने बियर को खा लिया। हेयर इट मीन्स दैट शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ द बियर, शी इज़ नॉट हॉरिफाइंग अबाउट दिस क्रीचर, लेकिन वो इस सब पे अपने इस डर पे उसने काबू पा लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ once in a night as black as pitch, Isobel met a wicked old witch. The witch face was cross and wrinkled. The witch gums with teeth were sprinkled. Hoo hoo, Isobel, the old witch crowed. I will turn you into an ugly toad. Isobel didn't worry. Isobel didn't scream or scurry. She showed no rage. She showed no rancor, but she turned the witch into milk and drank her. So, the second encounter of Isobel with a witch, वो एक चुड़ैल से मिलती है। As you have the imagination, आप अपनी इमेजिनेशंस में जिन भूतों को ऐसे ही मतलब सोचते हो ना कि ये बहुत ही कोई खौफनाक होगा, तो इसी तरह से उसने प्रिस्क्राइब क्या किया है। देयर इज़ द वन सेंटेंस ऑफ वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच। एज ब्लैक एज पिच में ये एक सिमली है, यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है दो चीज़ों का, यानी डार्क को जो है अंधेरे को किससे मतलब कंपेयर कर दिया है एक पिच मतलब डार्क, इससे एक सब्सटेंस होता है टार, जैसे काला सा सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पर उसको द पोइट इज ऑल्सो यूजिंग द सिमली हियर। इज़ाबेल मेट अ विकेड ओल्ड विच, तो वो किससे, एक मक्कार चुड़ैल से मिलती है, जो कि उसकी अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि उसका फेस जो है वो रिंकल्ड है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उसके फेस पे, और उसके जो दांत हैं वो स्प्रिंकल्ड मतलब ऐसे बिखरे बिखरे, कहीं कहीं उसके मुंह में दांत हैं। और वो उसको देख कर शी क्रोड मीन्स हियर कि बड़ी डिलाइटली, वो बड़ा मुस्कुराती है, उसे कहती है कि अब तो मैं तुम्हें किसी बदसूरत मतलब जादू करके कुछ ऐसा मैजिक करके मैं तुम्हें एक टोड में बदल दूंगी। लेकिन इन सब के बाद Isobel didn't worry. Isobel didn't scream or scurry. Means here कि वो इन सब को देखकर ना तो वो परेशान होती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना ही वो भागती है। In fact, she showed no rage and she showed no rancor. ना तो वो कोई गुस्सा दिखाती है, ना ही वो कोई बेचैनी दिखाती है, बल्कि वो उसको she turned the witch into milk and drank her, मतलब वो चुड़ैल को दूध में घोलती है और पी जाती है। So here it doesn't mean that actually she dissolved the witch into milk. It means that she is not scared of the witch. The next one is Isobel met a hideous giant. The Isobel continued self-reliant. Self-reliant means the somebody who can look after oneself. खुद पर इन्हसार करना, खुद पर एतमाद करना। The giant was hairy, the giant was horrid. He had one eye in the middle of his forehead. Good morning, Isobel, the giant said. I will grind your bones to make my bread. Isobel didn't worry. Isobel didn't scream or scurry. She nibbled the xebec that she always fed off. And when it was gone, she cut the giant's head off. यहाँ पर the third encounter of Isobel is with a giant. अब एक वो बड़े से giant के साथ मिली है।
अब ये जाइंट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बहुत हेरी है और उसके फोरहेड यानी उसके माथे के दरमियान में एक आँख है, यानी उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डरावना बनाकर प्रेजेंट किया है। और वो उसको मिलके क्या कहता है कि इज़ाबेल मुझे तुमसे मिलकर मतलब गुड मॉर्निंग उसको विश करता है, और साथ ही उसको क्या कहता है कि मैं तुम्हारी बोन्स को ग्राइंड करके अपने लिए रोटी बनाऊंगा, ब्रेड बनाऊंगा। इसकी ये बात सुनने के बावजूद इज़ाबेल वॉज नॉट वरीड। इज़ाबेल जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, और वो क्या करती है, शी निबल द ज़िबेक। ज़िबेक इज़ अ काइंड ऑफ अ टोस्टेड ब्रेड, एक तरह का ये ब्रेड ही होती है वो, जो कि शी इज़ यूजुअली टेक इट दैट ब्रेड। तो वो उसको खाती है, और जब वो उसको फिनिश कर लेती है, शी कट द जाइंट्स हेड ऑफ, तो वो उस जाइंट का भी गर्दन उसकी काट देती है। तो इट डजेंट मीन कि दैट एक्चुअली इट हैपन्स, वही बात है कि क्योंकि शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, शी इज़ सो ब्रेव दैट शी कैन ओवरकम ऑल द थिंग्स विच मेक हर टू विच ट्राई टू मेक हर स्केयर्ड। द नेक्स्ट वन इज इज़ाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर। इज़ाबेल एक ट्रबलसम यानी एक अनोइंग, जो उसको परेशान करता है, उस डॉक्टर से मिलती है। ही punched and he poked till he really shocked her. The doctor's talk was of cuffs and chill, and the doctor's satchel blushed with pills. The doctor said unto Isobel, swallow this, it will make you well. Isobel didn't worry. Isobel didn't scream or scurry. She took those pills from the pill concoctor. Concoctor, underline this word, concoctor means the person who makes something, means कि कुछ ingredients डाल के जो बनाने वाला होता है उसको कहते हैं। And Isobel calmly cured the doctor. अब यहाँ पर the fourth one is the doctor. अब इस चौथे करेक्टर से जिससे इज़ाबेल मिल रही है वो एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर उसकी सारी बातें कफ्स और चिल से रिलेटेड हैं, और वो उसको बहुत सारी पिल्स देता है। उसका जो सैशल इज़ अ टाइप ऑफ अ बैग मोस्टली द मैन कैरीड, तो उस तरह के बैग में उसकी बहुत सारी स्टफ्ड होता है, वो भरा होता है किस तरह से पिल से, टैबलेट से, और वो उसको देता है कि ये खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन इज़ाबेल इस सब से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती और ना ही वो घबराती है। वो सारी पिल्स उस कॉन्कॉक्टर यानी उस डॉक्टर से लेती है, उस बनाने वाले से लेती है, और ख़ुद ही बड़े आराम से उस डॉक्टर का इलाज कर देती है। मीन्स हियर दीज आर सम things which make the little children mostly scared. बच्चे जो हैं वो ऐसे वाइल्ड एनिमल से घबराते हैं, जिन भूतों से घबराते हैं, या फिर वो डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जो इज़ाबेल है, शी इज़ वेरी ब्रेव, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराती है, और ना ही वो इन चीज़ों पे परेशान होती है। इनफैक्ट वो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से मुकाबला करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आई होप वी आर गोइंग टू राइट डाउन सम वर्ड्स मीनिंग। हेयर आई राइट डाउन द 5 words. Now in the next lecture I will explain more words of this poem, and I will explain the summary as well. Okay, after reading the whole text, now I would like to explain some words of the poem. The first one is enormous. Enormous means large, बड़ा. The second one is cavernous. Cavernous means cave like space, यानी बहुत बड़ा, cave गार की तरह का अंदर से खाली. Scurry. Scurry means quick step, यानी भागना, तेज़ी से पीछे की तरफ हटना, डर के. सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है खुद पर इन्हसार करना, खुद इन्हसार, यानी जो समवन हु इज़ एबल टू लुक वन सेल्फ, मतलब लुक आफ्टर वन सेल्फ, अपना ख्याल रखने वाला, अपना ख्याल रख सकता है. सैचल इज़ अ काइंड ऑफ अ बैग, अ टाइप ऑफ बैग, एक तरह का बैग होता है. कॉन्कॉक्टर कहते हैं मेकर को, समवन हु मिक्सेस सम इंग्रेडिएंट्स एंड मेक समथिंग. हिडियस कहते हैं अगली को, बदसूरत, यानी बहुत खौफनाक, मतलब अनप्लेजेंट, जिसको देखकर अच्छा ना लगे, इस तरह से. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ this poem, Adventure of Isobel. There I have written some main points of this poem. सबसे पहले students, this is very important that you must learn the poet's name. आप जिस तरह poem
का नाम है, इसी तरह से आपको पोइम के नाम के साथ साथ पोइट का नाम भी याद करना है। दैट इज़ सो आवर पोइट नेम इज़ ऑगडन नैश। ये हमारे पोइट का नाम है ऑगडन नैश। डू रिमेंबर, जब आप इसकी लर्निंग कर रहे होगे तो आपने अच्छे से इसकी लर्निंग करते वक्त इसके पोइट का नाम भी याद करना है। The second point I have written there that the girl is very courageous and daring. वो बहुत ज़्यादा बहादुर है और वो किसी से नहीं डरती और वो बिल्कुल जो है वो बहुत निडर है। The next one is whom she met, कितने लोगों से वो मिलती है। She met an enormous bear, वो एक बड़े से बियर से मिलती है। And she met a wicked witch, वो एक मकार चुड़ैल से मिलती है। A hideous giant, एक डरावनी खौफनाक जाइंट से यानी भूत से भी मिलती है, जिन से। एंड द लास्ट वन a troublesome doctor, और वो एक डॉक्टर से भी मिलती है जो कि उसको पिल्स खाने के लिए मजबूर करता है। Now I am going to read the summary of this poem, जब so you can understand the whole text. After understanding the whole text, you are going to learn the summary. Summary बेटा जी इसलिए भी ज़रूरी है कि this is about your paper. आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समरी को ज़्यादा फोकस करते हो और आप इसको अच्छे से याद करें। समरी का पॉइंट का ये जो टेक्स्ट है ये भी मैं आपको पॉइंट समरी भी पढ़ा देती हूँ, so you can understand it. The poem Adventure of Isabel by Ogden Nash portrays the character of a daring and courageous girl. Who Isabel, who is never afraid of anything and knows well how to deal with problems. She met an enormous bear. I explained the first line. The poem Adventure of Isabel by Ogden Nash portrays, यानी poem Ogden Nash ने जो ये poem Isabel Adventure of Isabel लिखी है, portrays the character, एक ऐसे character की तस्वीर कशी करता है of a daring and courageous girl, जो कि एक बहुत ही निडर और बहादुर लड़की है इज़ाबेल। हु इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो किसी चीज़ से नहीं डरती। एंड नोज़ वेल, और बहुत अच्छी तरह जानती है हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, कि उसको मुश्किलात के साथ कैसे निपटा जाए। शी मेट एन एनॉर्मस बियर, अब यहाँ पर उन कैरेक्टर्स का बताया जा रहा है कि किन किन से वो मिली है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट शी मेट एन एनॉर्मस बियर, कि वो एक बड़े से बियर से मिलती है यानी रीच से। अ विच, एक चुड़ैल से। अ हिडियस जाइंट, एक खौफनाक यानी जाइंट से, एक अगली जाइंट से। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर से। बट शी न्यू वेल हाउ टू कॉप विद ऑल द चैलेंजेस, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उसने इन तमाम चैलेंजेस यानी ये जो तमाम मुश्किलात हैं उनको कैसे हल करना है। शी एट अप द बियर, वो बियर को खा जाती है। टर्न द विच इन टू मिल्क एंड ड्रैंक हर, और विच को दूध में टर्न करके पी जाती है। कट द हेड ऑफ द जाइंट ऑफ, और जाइंट का सर काट देती है। एंड डेल्ट वेल विद द डॉक्टर, और डॉक्टर से भी बहुत अच्छी तरह से निपट लेती है। इज़ाबेल neither did get afraid of the size of the bear, ना तो वो बियर के साइज से घबराई, nor was she appalled by the ugly looking witch, और ना ही उसको उस अगली बदसूरत दिखने वाली चुड़ैल से ही डर लगा। She faced threats of the giant, उसने उसके जो तमाम उसके जो थ्रेड्स यानी जो उसको धमकियाँ लगा रहा था जाइंट, उसने उन सब का मुकाबला किया। एंड द डॉक्टर सेट, एंड और डॉक्टर का भी उसने उसकी तमाम धमकियों का भी सामना किया। एंड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ वेलर एंड करेज, और उसने बहादुरी और मतलब उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत का एक जो है उसने एक मिसाल कायम कर दी। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस पोएम। स्टूडेंट्स डू लर्न ऑल द समरीज, आप ये इनकी समरीज साथ साथ याद करते जाएं बिकॉज इट्स बेनिफिशियल फॉर योर पेपर। आप जब पेपर के लिए तैयारी करोगे तो एटलीस्ट आपके पास इतना स्टफ़ हो कि आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। Here on the page number 1 Adventure of Isabel poem, यहाँ पर इसके MCQs बेटा जी साथ साथ दिए गए हैं। There are 12 MCQs। ये MCQs जो हैं ये एक्चुअली में आपकी बुक की एक्सरसाइजेज जो हम आपको यहाँ पर यूजुअली क्लासेस में करवाते हैं बिकॉज देयर इज़ नो अभी यहाँ पर ये आपको MCQs में ये तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं ये यहाँ पर आपको
इन शेप ऑफ MCQs आपके नोट्स में ऑलरेडी दी गई हैं। फर्स्ट MCQs है द पोएम एडवेंचर ऑफ इजाबेल इज रिटन बाय, 4 ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑगडन नैश, सेकंड थॉमस ओनील, number 3 B.P. Shelley, number 4 John Keats. So right option of your poem, as I have told again and again, told you that poet's name is Ogden Nash. तो आपने इसका पोइट का नाम जो है वो मुसलसल अपने साथ साथ याद रखिएगा, ताकि ये MCQs में भी आपके यहाँ पर ये बोल्ड फॉर्म में है, तो आप इसको जो है राइट ऑप्शन को ही याद करोगे। सेकेंड वन इज़ एनॉर्मस मीन्स, एनॉर्मस का मतलब क्या है? Dangerous, no. Hungry, no. Number 3, large, yes, large. Large is right answer, so large is in bold form. Number 3, antonyms of reminiscence. Antonyms क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट ऑफ अ वर्ड, यानी उस वर्ड का ऑपोजिट आपने बताना है कि उसका ऑपोजिट क्या है। रिवेनिस का मतलब क्या है? बहुत भूखा, ठीक है, हंग्री। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या होगा? ग्रीडी, लालची, फुल, भरा हुआ, हंग्री, भूखा, फायरस या फिर बहुत गुस्सीला। सो इट्स राइट ऑप्शन इज़ फुल। तो आप इसके MCQs जो इसका ऑप्शन नंबर बी है उस पर टिक करेंगे। नंबर 4, इजाबेल डिड नॉट स्क्रीम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल ऑफ यानी यहाँ पर आप टेंस के यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन टेंस की ऑप्शंस में से आपने बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। इजाबेल डिड नॉट स्क्रीम, डिड इज़, आप ये बात अपने माइंड में रखें, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स के डिड ऑलवेज इंडिकेट्स द पास्ट टेंस, पास्ट को ये शो करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 2 पास्ट के टेंस हैं, 2 में से आप किस तरह है आपको पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो डिड नॉट स्क्रीम यानी डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ स्क्रीम जो है यानी मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, दिस इज़ बिकम योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपका राइट ऑप्शन जो है इस Isabel did not scream is an example of past indefinite tense. Fifth MCQ is which word is used in the poem to describe the witch? As I have told, enormous bear, a wicked witch, and the doctor was troublesome doctor, and the giant was hideous giant. तो जो वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ लगाए गए हैं, तो यहाँ पर है उन्होंने पूछा कि विच वर्ड इज़ एक्सप्लेनिंग द विच, कौन सा वर्ड है जो विच को एक्सप्लेन कर रहा है? इवल, नो, स्कैरी, नो, रिंकल्ड, येस, रिंकल्ड यानी उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, तो रिंकल्ड इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द विच। नंबर 6, व्हाट डिड इजाबेल डू टू द विच? क्या किया इजाबेल ने विच के साथ? शी एट हर, नो, शी बीट हर, नो, she killed her, no. The right option is she drank her, yes, she drank her into milk, she turned her into milk and drank her. तो ये आपने अपने टेक्स्ट में भी पढ़ा है। नंबर 7, who met Isabel after the witch? विच के बाद इजाबेल से कौन मिला? यानी उसको टोटल 4 कैरेक्टर्स मिले। पहला एनॉर्मस बियर, सेकेंड विकेड विच, एंड द थर्ड वन इज अ जाइंट, एंड द फोर्थ वन इज अ डॉक्टर। तो हु मेट आफ्टर द राइट आफ्टर द विच के फौरन बाद कौन मिलता है उसको? अ जाइंट, येस, द राइट ऑप्शन इज अ जाइंट। नंबर 8, फॉर इजाबेल मेट अ विच, द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, हम जब टेंसेस करते हैं देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उनमें फर्स्ट आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं, द सेकेंड वन आर द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस अब यहाँ पर आप इसका इजाबेल मेट अ विच का आपने राइट नेगेटिव ऑप्शन देखना है कि नेगेटिव फॉर्म कौन सी है। इजाबेल मीट्स अ विच, इजाबेल विच से मिलती है, ये इसकी राइट ट्रांसलेशन है। नो, इजाबेल हैज़ नॉट मेट अ विच, इजाबेल किसी चुड़ैल से नहीं मिली है। नंबर 3, इजाबेल डिड नॉट मीट अ विच, इजाबेल किसी चुड़ैल से नहीं मिली। तो आपका राइट जो नेगेटिव करेक्ट आपका आंसर है इजाबेल मेट अ विच मीन्स इजाबेल डिड नॉट मीट अ विच, यानी वो किसी मिली और नहीं मिली। द नेक्स्ट लास्ट वन इज इजाबेल डिड नॉट मेट अ विच, तो मेट आप डिड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते, तो ये ग्रामेटिकली भी गलत है। नंबर 9,
What did the doctor give to Isabel? क्या दिया उसने? An injection, a syrup, some pills. Yes, some pills. उसने उसको pills खाने के लिए दी. The 10th one is a synonym for blush is. Blush का synonym. Synonym कहते हैं बेटा जी हम मायने, यानी उसका मुतरादिफ. उसका कौन सा वर्ड है? Puffed out, यानी भरा होना. Stuffed, भरा होने को कहते हैं. Number 11. She took the left turn. The adjective in the sentence. अब यहाँ पर आपने एडजेक्टिव बताना है. स्टूडेंट्स, इफ़ आई डिफाइन द सेंटेंस, तो अगर हम ग्रामेटिकली इसको चंक्स में भी डिवाइड करें, शी इज़ अकॉर्डिंग टू ग्रामर इज़ अ प्रोनाउन. तो ये प्रोनाउन है. टुक इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट, इसका ये फॉर्म ऑफ वर्ब की पास्ट फॉर्म है, यानी जिसे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव, क्योंकि इट्स क्वालिफाइंग द टर्न, यानी वो टर्न को थोड़ा खूबी दे रहा है. तो लेफ़्ट टर्न यहाँ पर, तो टर्न एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है लेफ़्ट. सो लेफ़्ट इज़ द एडजेक्टिव. नंबर 12 है दे स्लेप्ट बिसाइड देयर पेरेंट्स. द एडवर्ब इन द सेंटेंसेस. तो आपने यहाँ पर एडवर्ब जो है वो देखना है. एडवर्ब्स की बेटा जी टाइप्स होती हैं यहाँ पर. हेयर दे स्लेप्ट बिसाइड देयर पेरेंट्स. यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं. दे, बिसाइड, देयर या पेरेंट्स. बिसाइड इज़ द राइट ऑप्शन. एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आपका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ये इसको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर किसको, कि वो सोते हैं कहाँ? बिसाइड देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ की तरफ. यहाँ पर बिसाइड जो है वो स्लेप्ट को मज़ीद उसके अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है. सो दिस इज़ द एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर. आज का लेक्चर इतना ही था. प्लीज़ स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. सोशल डिस्टेंसिंग पर प्लीज़ इस चीज़ को मेंटेन रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बिकॉज इट्स वेरी कंपल्सरी. और जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें. अल्लाह ताला उन लोगों को भी इसी तरह हिम्मत दे ताकि हम लोग भी सेफ़ रहें और आप भी सेफ़ रहें.